हेलो बच्चों, तो हम लोग कक्षा 10 के लिए मैथ्स चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। उसमें सबसे पहला चैप्टर होगा, चैप्टर तो नहीं समझिए क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम देना है, तो बोर्ड एग्जाम के व्यू से ही पढ़ लीजिए आप लोग, ताकि बेटर हो। क्योंकि अब चैप्टर पढ़ना आप लोग के बस की बात नहीं है, क्योंकि समय भी कम बचा हुआ है और आपको पढ़ना भी बहुत ज़्यादा है। तो और ऐसा चीज़ पढ़िए जो आपको परीक्षा हॉल में काम आए, तो उसी चीज़ को ज़्यादा बार आप देखने की कोशिश कीजिएगा। तो हम लोग जो चैप्टर आज लिए हैं, ये आप क्वेश्चन लिए हम लोग द्विघात समीकरण से। द्विघात समीकरण में जो मेन पॉइंट होता है टॉपिक का, वो मेन पॉइंट टॉपिक ये है कि विवेचक निकालना, या बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हो जाए तो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होगा तो क्या होगा, और बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा हो जाए तो क्या होगा। तो इसी लेवल पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। और बिहार बोर्ड में तो 100% है कि इससे क्वेश्चन डालता है, चाहे किसी भी प्रकार किसी भी साल एग्जाम हुआ हो, उस एग्जाम में एक क्वेश्चन 100% दिया ही जाता है। कोई इधर उधर की बात नहीं कि नहीं डालने की है चांस, 100% चांस है कि हर बार ये क्वेश्चन इस टॉपिक से लिया जाता है। चाहे एक क्वेश्चन ले, चाहे 2 क्वेश्चन ले, या 3 क्वेश्चन ले, लेकिन हर बार इस टॉपिक से क्वेश्चन को उठाना है बिहार बोर्ड को। तो हम लोग इस क्वेश्चन में 2-4 क्वेश्चन ले लिए हैं, जो कि ताकि आपको इसी क्वेश्चन से आपके बिहार बोर्ड में इसी से 2-4 क्वेश्चन से आपको मिल जाए क्वेश्चन, और बेस्ट भी रहे। और मिलने की चांस तो हटाओ, जो मेथड है वो मेथड पर आपको चलना होगा। क्योंकि मैथमेटिक्स जो कहता है ना कि आपको ये ज़रूरी नहीं है कि जो हम बताएंगे वही चीज़ आपके एग्जाम हॉल में आएगा। ज़रूरी ये चीज़ है कि आपने उस मेथड को समझा कि नहीं, वो तरीका को समझे कि नहीं। तरीका अगर आपको समझ में आ जाता है तो आप क्वेश्चन को भी अच्छे से डील कर सकते हैं। तरीका अगर नहीं समझते हैं, जैसे हमने बताया 2x करके, वहाँ बताया 3x करके, तो वो आपको समझ के चलना होगा और आपको उसे ध्यान रखना होगा कि कैसे क्वेश्चन को डील किया जा सकता है, कैसे नहीं किया जा सकता है, उसे आपको पकड़ना होगा उस कंडीशन में। तो हम लोग क्या करते हैं, आज आप लोग को ये क्वेश्चन जो देख रहे हैं आप लोग, एक बात सबसे पहले समझ लीजिए कि डी जो है, डी बर का जो डी लिखे हैं, वो डी का मतलब क्या होता है। तो डी का जो मतलब होता है, कहता है विवेचक या विविक्तर, दोनों नाम से जाना जाएगा। और ये दोनों नाम आपको जहन में उतार लीजिए, दिमागों में छाप लीजिए। ये दोनों नाम से क्वेश्चन एग्जाम हॉल में डालते हैं, ज़्यादातर एग्जाम हॉल में इस नाम से क्वेश्चन को डाला जाता है, यानी विवेचक निकाल ले। जब भी आपको प्रश्न में या एग्जाम हॉल में आपको ये समस्या मिल जाए कि विवेचक मुझे निकालना है, तो विवेचक का मतलब होता है कैपिटल डी। क्या होता है? कैपिटल डी। और डी का मतलब होता है बच्चों, कि डी का मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी का मतलब क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी का मतलब क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac है। आप ये दोनों बात जो हम लिखे हैं, इतने बात आपको अच्छे से अपने कॉपी में नोट कर लो, ताकि इसको हम मिटा देंगे तो आपको फिर वहाँ पर दिक्कत होगा। इसके अच्छे से स्क्रीनशॉट आप ले लेना, या अच्छे से आप इसे बाय नोट करते चलना, वीडियो को स्किप करके या पीछा करके इसको देख सकते हैं। तो डी का मान, डी जो है क्या है? विवेचक है या विविक्तर है। यानी डी को 2 नामों से जाना जाता है, पहला नाम विवेचक, दूसरा नाम विविक्तर। दोनों नाम से लिखा हुआ है, दोनों नाम को आपको दिमाग में उतार लेना है, ताकि दोनों नाम से क्वेश्चन को पूछा जाता है एग्जाम हॉल में। और डी का जो फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब कहोगे सर ये आता कहाँ से है, तो ये आने के लिए फॉर्मूला आपको सिद्ध कर सकते हैं, प्रूव भी कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल आप लोग क्या कीजिए, क्योंकि आपको बोर्ड का एग्जाम देना है और नज़दीक आ गया आपके बोर्ड का समय, और पढ़ने के लिए भी आपको ज़्यादा होता है, इसीलिए आप क्या कीजिए, थोड़ा बात को तो ध्यान रखना होगा या याद करना ही होगा। तो डी इक्वल टू क्या याद कर लेते हैं हम लोग, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको ध्यान रख लीजिए। उसके बाद है कि प्रकृति क्या होता है मूलों का प्रकृति के बारे में हम डाटा लिखे हुए हैं, उस डाटा को भी आप समझिए। अगर 0 से बड़ा होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो वास्तविक और असमान मूल होंगे। और बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर हो जाता है, तो वास्तविक और क्या होता है? बराबर होता है। यानी उस कंडीशन में जो x का वैल्यू मिलेगा, वो दोनों मान बराबर होंगे आपस में। अब उसके बाद है बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर 0 से छोटा हो जाता है
तो वास्तविक नहीं होता है, यानी इसका कोई मूल्य नहीं होंगे। तो इस बात को हम लोग अच्छे से कंट्रोल करके चलते हैं, ठीक है। तो आपने ये डाटा जो लिखे हैं उस डाटा को आपने अच्छे से समझ गए होंगे। तो थोड़ा सा इस पार्ट को हम मिटा देते हैं बच्चों, ताकि आप लोग इसे अच्छे से नोट कर ले, क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मुझे टाइम लगेगा और जगह भी कम है, इसलिए हम इस पार्ट को मिटाने जा रहे हैं, ताकि आप लोग अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या बाय वीडियो को पीछा करके देख सकते हैं। और इधर उधर मत करना, एक बार में वीडियो को देखा करो, ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाए। और उसे बाय नोट कॉपी पर नोट करना, अच्छे से कॉपी और सुंदर पेन ले लेना और अच्छे से उसको लिखना है और 2-4 बार रिपीट कर लेना है। हो सके तो आपको आज ज़्यादा रिपीट करना है, तो क्वेश्चन इसके आधारित 10 को 12 को बना लेना, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। तो चलो हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा मिटा लेते हैं। ओके, ये देखा है नहीं? तो देखो बच्चों, ये जो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि समीकरण 5x² - 4x + 2 = 0 के लिए यदि विवेचक d हो तो d का मान ज्ञात करें। यानी विवेचक लिखा बच्चों, क्या लिखा है? विवेचक, और लिख भी दिया d। विवेचक का मतलब क्या होता है? d, और d का मतलब क्या होता है? b² - 4ac। तो हमने क्या किया? d निकालना है, मुझे क्या निकालना है? d निकालना है। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ दे रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? d, और d का जो फॉर्मूला है वो लिख लेंगे। तो d का फॉर्मूला क्या होता है? b² - 4ac। देखो दिख रहा है क्यों? सही, d बराबर क्या लिखे? b² - 4ac लिखे हैं। अब दिमाग लगाना है कि a b² - 4ac, अब इस समीकरण में b कौन बनेगा और a कौन बनेगा और c कौन बनेगा, इसको आपको समझना होगा। तो हमने क्या किया? सबसे पहले ये फॉर्मूला को इस्तेमाल करना है इस क्वेश्चन में। तो पहला कंडीशन क्या है? समीकरण लिखते हैं, उसको ध्यान देना। तो 5x² लिखा हुआ है, -4x लिखा है, +2 लिखा है और = 0। अब इस फॉर्मेट को थोड़ा द्विघात समीकरण का जो फॉर्मेट होता है उस फॉर्मेट को हम अपने तरफ से लिखते हैं, और उस फॉर्मेट को अपने दिल और दिमाग दोनों में छाप लीजिए और अच्छा से ध्यान रखना। फॉर्मेट क्या होता है? ax² होता है और +bx होता है और +c होता है = 0। अब दिमाग ये रखना है कि x² जो है उसके पाछा में a होता है, तो आपके समीकरण जो दिया गया है वो x² के पीछा में कितना लिखा गया है? 5। तो a के जगह पर 5 होगा, यानी a के स्थान पर क्या होगा? 5 हो जाएगा। तो ये यानी x² के पाछा में जो भी टर्म होगा, अगर मान लीजिए 5 नहीं रहता, सीधा x² होता, यानी सीधा x होता x², तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान के चलेंगे बच्चों। क्या मानेंगे? 1। अगर कुछ नहीं लिखा होगा x² के पाछा में तो 1 मान लेंगे, अगर x के पाछा में भी कुछ नहीं लिखा है तो 1 मान लेंगे। तो इसको ध्यान रखना होगा आपको। तो a बराबर कितना लिया जाएगा? 5। फिर उसी प्रकार से आप देखिए b, देखिए x के पीछा में यहाँ b लिखा गया है और वो भी प्लस में है, लेकिन यहाँ पर x के पीछा में -4 लिखा हुआ है, तो हम b का मान क्या लेंगे? -4 ले लेंगे। और c का मान कितना है? देखिए c यहाँ है तो वहाँ पर c के जगह पर 2 लिखा हुआ है, यानी c बराबर मुझे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो c बराबर 2। जब a b c मिल गया आपको, जब बच्चों आपको a b c मिल जाता है तो आप क्या कीजिए? इस फॉर्मूला में a b c का मान डाल दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो हमने क्या करेंगे? अब यहाँ से थोड़ा जगह कम है, इधर ले लेते हैं हम लोग। तो d बराबर यूज कर लेंगे फॉर्मूला को, b² - 4ac, और याद कीजिए कि b का मान कितना है? 5, तो 5 का स्क्वायर कर दियो, -4। a का मान कितना है बच्चों? तो 5 है तो 5 दे दीजिए। सॉरी, b का मान बच्चों 5 नहीं है, b का मान -4 है, तो -4 दे दीजिए यहाँ पर। d बराबर b के जगह पर -4 दे दो, तो -4 का स्क्वायर कर दो, फिर -4 गुने a का मान कितना है? 5, तो 5 कर दो, और c का मान कितना है बच्चों? तो 2, तो 2 कर दो। अब d बराबर क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर करोगे तो माइनस को भी 2 बार स्क्वायर होगा। याद रखना, माइनस का स्क्वायर, माइनस का जब स्क्वायर हो तो प्लस बन जाता है, इसको ध्यान रखना होगा। तो माइनस का जब स्क्वायर करेंगे तो प्लस, और 4 को 2 बार गुना करोगे, यानी 4 गुने 4 करोगे, यानी 4 गुने 4 करोगे, और माइनस का 2 बार गुना, यानी ये भी माइनस ये भी माइनस। इधर कितना होगा? 5 को 4 को गुना करो, 4 पंचे 20 और 20 दूना 40, तो ये 40 हो जाएगा। फिर
अब क्या करना है आपको, तो 4 और 4 को गुना करो तो 16 हो जाएगा, माइनस और माइनस को गुना करो प्लस हो जाएगा बराबर 40। तो आंसर 40 में से 16 को घटा दीजिए, जो होगा उसका आंसर होगा। तो 10 में से 6 जाएगा तो 4 हो जाएगा, और 3 में से आपको 1 जाएगा तो 2 हो जाएगा, और माइनस ज़्यादा है तो माइनस इसके आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोग यहाँ तक इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे ढंग से क्लियर करे होंगे। थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखना, जो समीकरण दिया होगा आपको ABC चुनना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर के पाछा वाला A बनता है, x के पीछा वाला B बनता है, और C के स्थान पर जो लिखा रहेगा वो C बन जाता है। तो इस फॉर्मूला को आप लोग अच्छे से ध्यान रखिए और क्वेश्चन आपको बन जाएगा। तो जो क्वेश्चन इसने बोला था कि समीकरण इतना के लिए यदि विवेचक हो D हो तो D का मान क्या होगा, तो D का मान कितना आया, -24 आया। इस चीज को हम ठीक स्टार्ट कर दूं। चलो अब इसको थोड़ा मिटा देते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट देखिए, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है कि मूल न निकालकर निम्न समीकरण के मूल की प्रकृति ज्ञात करें। हमें मूल नहीं निकालने के लिए कहा जा रहा है, यानी जो हम मूल निकालेंगे अल्फा और बीटा का जो वैल्यू होता है मेरा मूल, उसको नहीं निकालना है मुझे, लेकिन मुझे ये बताना है कि मूल की प्रकृति कैसा होगा। तो आप याद कीजिए कि मूल की प्रकृति के लिए देखिए हम पूरा डाटा लिखे हुए हैं कि प्रकृति का क्या क्या कंडीशन होता है। वो तीनों कंडीशन को अपने आप को दिमाग में छापना होगा और अच्छे से समझना होगा और इसे याद भी रखना होगा, ताकि आपको एग्जाम हॉल में तो 100% क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा। आप अगर नहीं देख करके जाइएगा या कहीं से भी वीडियो पढ़ सकते हैं, किसी का भी वीडियो पढ़ के जाना बच्चों, क्योंकि ये आपको 100% क्वेश्चन इस जगह से आते ही आते हैं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। क्वेश्चन आएगा तो आएगा इसी जगह से बिहार बोर्ड में, यानी 2025 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि मूल न निकालकर, मूल हमें निकालना नहीं है, प्रकृति ज्ञात करना है, मूल की कैसा प्रकृति होगा। तो प्रकृति ज्ञात करने के लिए देखिए ये ढांचा, हमें तीनों में से कोई एक ढांचा को सपोर्ट करना होगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्रकृति निकालने के लिए बच्चों D ही निकालिए, यानी D का मतलब B² - 4AC निकालिए। तो हमने निकाल के देखते हैं कि B² - 4AC निकालो, या D निकाल लीजिए आप। तो कंडीशन वही है, जो जैसा कंडीशन हम इसमें बताएं वैसा ही कंडीशन इसमें भी बताएंगे। तो पहला कंडीशन का समीकरण क्या है, 2x² - 4x + 3 = 0। अब इसके लिए हम क्या बोले थे, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट अपना लिख लो। स्टैंडर्ड फॉर्मेट का मतलब क्या होता है, ax² द्विघात समीकरण का जो फॉर्मेट होता है, ax² + bx + c, ये फॉर्मेट है, = 0। अब देखो x² के पीछा में a है, तो यहाँ कितना है 2, तो आपको a का मान हो जाएगा 2, यानी ये हो जाएगा 2। फिर b के जगह पर यहाँ -4 है, तो b बराबर कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। फिर c बराबर कितना है, c का स्थान यहाँ c है, तो वहाँ कितना है 3, तो c बराबर 3 हो जाएगा। यानी ये समीकरण आप जब अपने तरफ से लिख लेते हैं ना, तो आपको ABC पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो C का मान कितना, 3 लिख लें। अब मुझे ये पता करना है कि मूल कैसा है, प्रकृति के बारे में मुझे जानकारी लेना है। तो प्रकृति की जानकारी लेने के लिए वो 0 से बड़ा होता है कि 0 के बराबर होता है कि 0 से छोटा होता है, उस चीज को मुझे देखना पड़ेगा कि 0 से छोटा हो रहा है कि 0 के बराबर हो रहा है, या 0 के बराबर या 0 से बड़ा, जो भी हो। अब क्या करोगे, अब D निकालो। तो D बराबर क्या निकाले, फॉर्मूला तो आपको देखे ही हैं सामने में कि B² - 4AC। B का मान कितना है, -4, तो -4 का स्क्वायर कर लो, फिर -4। A का मान कितना है बच्चों, तो A का मान आप देखिए 2 है, तो 2 दे दीजिए। C का मान कितना है 3, तो 3 दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब गुना कर लीजिए इसका, तो माइनस को 2 बार गुना करने पर प्लस बन जाता है, और 4 को 2 बार गुना करना मतलब 4 × 4 करना है, तो 4 × 4 का मतलब 16 हो जाएगा, और 4 दूना 8 और 3 अतिरिक्त 24 हो जाएगा। तो 24 में से जब बच्चों हम 24 में से जब 16 घटाते हैं तो कितना हो गया, 14 में से 6 जाएगा तो 8 हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा, क्योंकि -8 होगा। अब मुझे ये बात बताओ बच्चों कि जब D का मान -8 आया, इसका मतलब देखिए B² - 4AC जो है उसी को तो हम D बोलते हैं। और याद रखिए 0 + 0 और -8 कौन बढ़ का,
+0 बड़ा होता है और -8 छोटा होता है। यानी ये जो वैल्यू मिला वो 0 से क्या है, छोट है। तो 0 से छोट है तो इसमें कौन यूज होगा, ये वाला कंडीशन। 0 से ये छोट हो जाता है, इससे ये बड़ा है, तो 0 से छोट तो यही है। तो ये कंडीशन में हम अप्लाई कर देंगे। क्या है कंडीशन अप्लाई करने के लिए मुझे तरीका कि डी का -8 जो है वो 0 से क्या है, छोटा है। जब 0 से छोट हो गया, देखिए कंडीशन, 0 रुपया से -8 रुपया छोट है, तो यहाँ देखिए 0 रुपया से ये पार्ट छोट है, तो क्या होता है, वास्तविक नहीं है। तो मूल के जो प्रकृति हम लिखेंगे, इस क्वेश्चन का प्रकृति ज्ञात करने के लिए कहा गया है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, मूल का प्रकृति वास्तविक नहीं है। यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग, वास्तविक नहीं है। बस ये आंसर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। आप लोग अगर इसे अच्छे से लिख लिए हैं तो इसको मिटा देते हैं आपको। दिख रहा है ना वीडियो। अब नेक्स्ट देखो, दूसरा क्वेश्चन हो गया बच्चों। अब तीसरा क्वेश्चन आपको लेते हैं हम, तीसरा नंबर क्वेश्चन। 1, 2 और ये 3 क्वेश्चन। कहता है यदि x-1 कॉमा है बीच में, यहाँ देखिए कॉमा है बीच में, यदि x-1 और 3x² - px + 4 का गुणनखंड हो तो कहता है p का मान ज्ञात करने के लिए। जब बच्चों ऐसा कंडीशन हो कि क्वेश्चन में दे दिया जाए कि x-1 और कॉमा करके लिखे 3x² - px + 4 का गुणनखंड हो तो p का मान बताएं। तो p का मान बताने के लिए सबसे पहले इस कंडीशन को ध्यान रखना होगा, यानी जो लिखा हुआ x-1 उसको आपको ध्यान रखना होगा। तो x-1 को ध्यान रखिए। उसके बाद जो समीकरण दिया है, यानी यहाँ पर लिख दीजिएगा हल कर रहे हैं हम लोग। तो x-1 जो लिखा है उस बीच में कॉमा है, तो x-1 के बराबर हम क्या करेंगे, 0 मान लेंगे। तो x-1 के बराबर क्या मान लेंगे, 0 मान लिए। तो अब इस -1 को उठा करके जब उधर ले जाते हैं तो क्या होता है, प्लस बनता है। तो x बराबर क्या होगा, प्लस। ओके, तो x का मान मुझे मिल गया, कितना होगा, 1। अब जो मुझे समीकरण दिया है कि 3x² - px + 4 का गुणनखंड हो तो p का मान ज्ञात करना है। जब गुणनखंड ये कह रहा है इस समीकरण का, इसका मतलब समीकरण पहले लिखे जो समीकरण आपको दिया गया क्वेश्चन में, 3x² - px और +4 ये समीकरण दिया है। हम 0 मान के समीकरण को चलेंगे। ओके, क्योंकि मुझे p का मान निकालना है। तो 0 मान लिए, जो समीकरण दिया उसे 0 मान लिए। अब क्या करना है बच्चों कि जो x का वैल्यू मुझे मिला 1, वो x का वैल्यू हर जगह पर पुट कर दो, अपने आप आपको p का वैल्यू मिल जाएगा। तो x के स्थान पर कितना पुट करना है, 1, तो 1 का स्क्वायर कर लो, यहाँ p × 1, क्योंकि p और x के बीच में गुना का संबंध है, यानी p 1 नहीं हो जाएगा, p और x के बीच में गुना है इसलिए गुना लिखे हैं, और +4 = 0। तो आप लोग को यहाँ ध्यान दीजिए, 1 को 2 कितने, 1 के पावर लाख भी रख देते हैं बच्चों तो 1 ही होता है। तो 1 के पावर स्क्वायर है तो 1 ही होगा, और 1 को 3 से गुना करना है तो 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर p और 1 को गुना करो तो -p होगा, +4 = 0। तो 4 और 3 को जोड़ो तो 7 होगा, और 7 को उठा के उधर ले जाओ तो कितना होगा, ये 0, और -p को उठा के उधर ले जाओ या 7 को, जो भी है, तो इसका तो कितना होगा, p। तो p का जो वैल्यू मिलेगा मुझे वो कितना मिलेगा बच्चों, 7 मिलेगा। और ये वैल्यू आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा भी गया है क्वेश्चन, इसीलिए आप लोग इस क्वेश्चन को ज़्यादातर अच्छे से पढ़ लेना। आप अपने कॉपी में अच्छे से नोट करना, 2-4 बार, हो सके 5 बार तो इसे प्रैक्टिस भी कर लेना, ताकि आपको समझ आ जाए और कोई दिक्कत ना हो। बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन रह गया, सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन ये भी है। तो x + 3 = x² + x + 1 का गुणनखंड हो तो a का मान ज्ञात करने के लिए कहता है। सेम कंडीशन से क्वेश्चन सॉल्व होगा ये वाला भी, यानी 4 नंबर क्वेश्चन भी उसी तौर पे है और उसी तरीका पे है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आपने इसको समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत हो तो फिर आप पीछे कर लेना वीडियो को, फिर इसे समझ लेना। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन है नेक्स्ट, कहता है यदि x + 3, ax² + x + 1 का गुणनखंड हो तो a का मान बताने के लिए कहता है। क्या, a का वैल्यू निकालना है। तो मुझे क्या करना है, हल करना है। हल करें तो x + 3 को मान लेना बच्चों 0। तो x बराबर कितना होगा, 3 को उठा के उधर ले जाओ -3। ये आप कर लीजिएगा पहले समीकरण कंडीशन पर। दूसरा कंडीशन जो समीकरण दिया उसे लिखिए अपना तरफ से। तो क्या लिखा हुआ है, ax² +
x प्लस 1 और इसे आप एक जीरो मान करके समीकरण को चल, क्योंकि गुणनखंड तोड़ना है तो जीरो लेकर के तो जाना ही होगा, तभी तो x y का वैल्यू निकलेगा मुझे। तो चलिए अब मुझे क्या करना है, जहां भी x है वहां -3 पुट करना है। तो a और -3 उसका स्क्वायर करो, फिर x के स्थान पर कितना डालो कि -3 डाल दो, प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आप बताओ मुझे कि -3 को 2 बार जब गुना करोगे, इस -3 को 2 बार गुना करोगे बच्चों, तो a गुने -3 गुने -3 और प्लस माइनस और प्लस का गुना माइनस और प्लस 1 इक्वल टू 0। अब दिमाग लगाओ, 3 का गुना तो 9 होगा, 3 तिया 9 होगा, माइनस माइनस का गुना प्लस होगा, तो इसे गुना करने पर 9a बन जाएगा। इधर कितना होगा, 3 और 1 में 3 में से घटा दो तो -2 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब 2 को उठा करके उधर ले जाओ तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 9a इक्वल टू कितना होगा 2। अब a का मान निकालना है, ये 9 है, तो 9 गुना में उधर जाने पर भाग में, तो 2/9 ये इसकी आंसर होंगे। यानी a का वैल्यू आपने निकाल लिया, a के वैल्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने जैसा कंडीशन 3 नंबर में देखा था वैसा ही कंडीशन 4 नंबर पर क्वेश्चन पर भी था। तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, और पूछा भी जाता है, पूछा भी गया है। इसे अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा अपने कंडीशन अपने दिमाग से। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके पास सामने कि यदि मूल वास्तविक हो, देखो वास्तविक मूल के लिए ये कंडीशन होगा, यानी b² - 4ac बराबर 0। यह कहता है यदि मूल वास्तविक हो तो इतना समीकरण के मूल ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करना है। इसका 2 मेथड है मूल ज्ञात करने के लिए, इसको थोड़ा मिटा देते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन का आंसर 2 तरीका से निकाला जा सकता है। एक तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इस तरीका से भी निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए कि मूल निकालने के लिए आप फॉर्मूला याद करिए, -b प्लस माइनस रूट में b² - 4ac/2a। इससे भी क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। एक आप क्या डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, यानी क्या डायरेक्ट, यानी गुणनखंड करके भी क्वेश्चन का आंसर निकाला जा सकता है। तो आपको जो अच्छा लगे, या अगर इस पे अच्छा लगेगा तो इस पे बना लीजिएगा, अगर जो हम आप एक गुणनखंड कर देते हैं उससे अच्छा लगे तो वही बेस्ट है आपके लिए। तो पहला कंडीशन इस क्वेश्चन का 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। कहता है यदि मूल वास्तविक हो तो 4x² - 25, तो लिख दीजिए 4x² - 25 इक्वल टू 0। अब क्या करना है बच्चों, ये -25 को उठा करके उधर दे दीजिए, तो 4x² बराबर कितना होगा, इधर 25 प्लस में आ जाएगा, 25 प्लस में होगा। अब जब 4 गुना में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो x² बराबर कितना होगा 25/4। जब स्क्वायर हटाएंगे तो उधर रूट हो जाएगा, तो रूट कर दीजिए, रूट में कितना 25/4। और जब x का वैल्यू इसका मान निकालेंगे तो प्लस माइनस में निकलेगा, तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होगा। तो 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा और 4 का वर्गमूल 2 होगा। तो यह आई होप यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझे होंगे क्वेश्चन का आंसर। यानी इस क्वेश्चन का आंसर 5/2 भी होगा और इस क्वेश्चन का आंसर -5/2 भी होगा, और दोनों वैल्यू आपस में बराबर होंगे और समान होंगे, क्योंकि वास्तविक मूल है तो वास्तविक मूल क्या होते हैं, असमान होते हैं। आई होप आप लोग यहाँ पर अच्छे ढंग से समझे होंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगा वीडियो में। एक बार इसको थोड़ा मूल की प्रकृति अच्छे से समझ लेना। मूल की प्रकृति जब भी निकालना हो तो यह तीनों मेथड में से अप्लाई करना है, यानी b² - 4ac आप b² - 4ac अप्लाई करना। अगर 0 से बड़ा आ जाए तो क्या होगा, 0 से बड़ा हो जाए तो वास्तविक और समान, 0 के बराबर हो तो वास्तविक और बराबर, 0 से छोटा हो जाए तो वास्तविक नहीं होंगे। तो आप लोग इस क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना, क्योंकि इससे क्वेश्चन तो 100% आएगा, वैसे पूरे क्वेश्चन आएगा आपको 100%, लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट कि मूल की प्रकृति तो फर्स्ट पेज पर भी मिल सकता है आपको देखने को। ठीक है, आई होप यहाँ तक बिल्कुल अच्छे ढंग से समझे होंगे। थैंक यू भाई लोग। अगर अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब कर दे और लाइक कर दे। ओके।